तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6.2। इसके पहले हमने 6.1 एकदम कंप्लीट पढ़ लिया था, एकदम बढ़िया तरीके से। सवाल कह रहा है आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी, हमसे कह रहा है ये ए बी सी डी के समांतर है। आगे कहा है सी डी समांतर ई एफ, और ये जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है, और वाई अनुपाते जेड बराबर 3:7। तो यक्स का मान बताइए। इसी यक्स का मान हमसे पूछा है। सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये तीनों कह रहा है भाई एक दूसरे के समांतर है, और ये तिर्यक रेखा इसको बीच से काट रही है, तो हम जान गए भाई कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा। किस वजह से? तो एकांतर कोण की वजह से, क्योंकि तिर्यक रेखा के विपरीत बन रहे हैं। और ये दोनों कोण कौन से होंगे? तो ये दोनों कोण अंतः कोण होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और हमने बताया हुआ है कि अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमको भाई देखिए क्या क्या दिया है। तो हमको दिया है ए बी समांतर में सी डी, ये हमको दिया है। सी डी समांतर में ई एफ, ये भी हमको दिया है। और क्या दिया है? और हमको दिया है y अनुपाते जेड बराबर 3:7। इतना दे दिया है। ठीक है, तो हम बताए हैं कि भाई समांतर रेखा है तो x जेड के बराबर होगा। यहाँ हम लिखेंगे x बराबर में z। किस वजह से भाई बराबर है? तो बराबर है ये हमारा एकांतर कोण की वजह से। किसके वजह से? तो एकांतर कोण की वजह से x जेड के बराबर है। अब देखिए इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे y अनुपाते जेड बराबर 3:7। क्या हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ हो गया 3/7, तो ये हो जाएगा आपका 7y बराबर 3z, और y का मान क्या हो गया? 3z/7। ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, जब ए बी और सी डी समांतर है तो यहाँ के कोण क्या बनेंगे भाई? अंतः कोण। तो यहाँ जब हम लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर किसके है? सी डी के। जब ये दोनों समांतर है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो लिख देंगे x + y, यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? तो हमारा आएगा भाई 180, क्योंकि अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। यहाँ हमने कारण भी लिख दिया, अंतः कोण। अब यहाँ देखिए, जब x z के बराबर है, z x के बराबर है, तो हम x की जगह z को लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे भाई? z + y का मान कितना है? तो 3z/7, और बराबर में हो गया 180। लासा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7z + के 3z/7, और बराबर हो गया 180। 7z और 3z आपका कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा भाई 10z, और बराबर 180 का 7 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1260, यानी 18×7 126 का मतलब 1260। z बराबर 1260, और बटे में 10 आ गया नीचे, तो 0 से 0 कट गया, तो z की वैल्यू कितना आ गई भाई? 126। z आ गया हमारा 126। अब यहाँ जब ध्यान देंगे हम, जब x और z आपस में बराबर हैं, तो जब z 126 है तो x भी हमारा कितना होगा? 126 होगा। यहाँ हम लिख देंगे अतः x बराबर 126 अंश। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। आगे हमको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब z और x बराबर है तो जितना z होगा उतना ही हमारा x भी होगा। देखिए हमने करा क्या, सबसे पहले x और z बराबर था एकांतर कोण की वजह से, तो उसको लिख लिया। उसके बाद जो अनुपात में था तो उसको बटे में कर लिया, पहला समीकरण बना। फिर इसके बाद ये दोनों जब समांतर रेखा हैं तो ये अंतः कोण बन रहा था, और अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो x की जगह हमने z लिख दिया, y का मान रख दिया, z आ गया 126। z कितना आ गया भाई? 126। तो जब z और x बराबर हैं तो जितना z होगा उतना ही x भी होगा। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। दूसरे में कह रहा है आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर सी डी, कह रहा है ये जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, और ई एफ लंब है सी डी पर, और ये जो ई एफ रेखा है वो कह रहा है सी डी पर लंब है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। उसके बाद दिया और कोण जी ई डी बराबर 126 अंश। जी ई डी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण दिया है 126 अंश। ठीक है, और कोण ए जी ई,
AGE यानी ये वाला कोड हमसे पूछ रहा है। और कौन सा कोड पूछ रहा है? तो GEF, GEF ये वाला कोड भी हमसे पूछ रहा है। और उसके बाद कोड FGE, FG और E यानी ये वाला कोड भी हमसे पूछ रहा है। तो एक में ही हमसे 3-3 कोड पूछ रहे हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई। एक चीज जान लीजिए कि हम ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट करे एकदम अच्छे से समझेंगे पूरे वीडियो में। ये नहीं कि एक के सवाल में 10 घंटा लगाए रहेंगे। देखिए हमें दिया क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 126 दिया है, ठीक है। अब जब ये दोनों रेखाएं भाई समांतर हैं तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ये दोनों पूरा ऐसे समझिए, ये दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण एकांतर कोण बनता है, ठीक है। यानी यहाँ का कोण बराबर होता है। तो ये पूरा आपका 126 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 126 ही होगा। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 निकल जाएगा ऐसे ही। टोटल 126 है, जितने में से आपका इतना 90 है, तो इतना क्या होगा? तो 126 में 90 घटाएंगे तो ये वाला निकल आएगा। और जब ये पूरा 126 है तो ये भी 126 होगा, ये इतना निकल गया। उसके बाद एक लास्ट है हमारा FGE। जब ये 126 होगा तो ये सीधी रेखा पर कोण बन रहा है, माने सीधी रेखा पर बना कोण 180 का होता है। तो जब ये 126 है तो ये 54 हो जाएगा। एक मिनट में कहानी खत्म कर दिया हमने। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमको जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हम लिख देंगे दिया है, क्या दिया है भाई हमको? तो हमको दिया है कि भाई AB जो है वो CD के समांतर है। और क्या दिया है? और दिया है हमको कि EF लंब है CD पर, ठीक है। और क्या दिया है? और दिया है हमको कोण GED बराबर में 126, इतना हमको दिया है। अब हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ये वाला कोण निकाल लेते हैं, GEF। तो देखिए कोण GEF कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। कोण GEF ये आपका टोटल आपका यानी GE और D यानी पूरा आपके 126 है। 126 में इतना आपके 90 है, यही का माइनस कर देंगे तो छुटकवा निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ कोण GED में कितना घटा दे भाई? 90 वाला माइनस कर दो, यानी FED, कोण FED को हम घटा देंगे। तो देखिए कोण GEF बराबर GED टोटल 126 है, माइनस फिर देखिए कितना FED, ये कितना है? तो ये 90 है, तो यहाँ हमने माइनस का 90 कर दिया। तो कोण GEF बराबर कितना आ गया? तो 6 में 0 6, अब 12 में 9 गए 3, यानी एक कोण हमारा निकल गया। कितना भाई? 36 अंश। ये वाला कोण हमने निकाल लिया। कौन सा भाई? तो GEF, ये वाला कोण हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब ये टोटल 126 है तो ये यहाँ का कोण और यहाँ का कोण एकांतर कोण बनता है। यानी AGE हमारा किसके बराबर होगा? GED के बराबर हो जाएगा। ये तो बिना सॉल्व करे ही निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? कोण AGE बराबर GED। कोण GED दोनों कितने के होंगे? तो 126 अंश के होंगे। किस वजह से? तो एकांतर कोण की वजह से। एक और कोण हमारा निकल गया, ठीक है। ये वाला भी हमने कर लिया, यानी AGE, इस कोण को भी हमने निकाल लिया। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट है हमारा कौन सा भाई? F, फिर G, फिर E। यहाँ समझिए ये आपका 126 है, ठीक है भाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 180 होता है, सीधी रेखा पर बना कोण है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये वाला कोण, कोण AGE, कोण AGE यहाँ लिख लीजिए, चूंकि कोण AGE प्लस ये वाला, अब ये वाला कोण, इस वाले क्या नाम है? FGE। तो यहाँ लिखेंगे कोण FGE बराबर में 180। किस वजह से? तो सीधी रेखा किस पे बनता है भाई? तो रैखिक युग्म पे। तो यहाँ हमने लिख दिया रैखिक युग्म। इसलिए कोण AGE ये आपका 126 है, लिख दिया हमने।
FGE ये तो हमको निकालना ही है। अब बराबर में हो गया 180, तो कोण FGE बराबर 180 अंश, अब प्लस के 126 इधर आया तो माइनस का 126, तो कोण FGE बराबर कितना हो गया, 10 में 6 4 हो गया, 7 में 2 5 हो गया, 54 अंश। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमसे भाई 3 प्रश्न पूछे थे, बारी बारी से हमने सभी को निकाल लिया। कठिन बिल्कुल नहीं है, बस समझना यही है कि अगर इधर के 126 है तो इधरों के 126 होगा। एक कोण ऐसे निकल गया एकांतर कोण की वजह से। ये बीच वाला कैसे निकला, पूरा आपके 126 है, इतने में तो 90 हमका पहले से दिया है, तो 126 में 90 माइनस कर लिए तो यहाँ का कोण निकल गया। ये वाला कैसे निकला, तो ये सीधी रेखा पर बना कोण 180 का होता है। जब इतना 126 है तो ये इतना कितना हुए भाई, तो 180 में 126 घटा लिए तो 54 का ये हो गया। तो एकदम आसानी से कर लिया हमने। आगे देखते हैं। तीसरी सवाल कह रहा आकृति 6.2 में यदि PQ समांतर ST, कह रहा है ये जो PQ है भाई वो ST के समांतर है, और कोण PQR बराबर 110 अंश, और PQR यानी यहाँ का कोण दे दिया है 110 अंश, ठीक है, और कोण RST बराबर 130 अंश, RST ये दे दिया है 130 अंश। तो हमसे पूछा है कोण QRS, QR और यस यानी यहाँ का कोण, ठीक है। और उसके बाद भाई हमको संकेत क्या दिया है कि इसी ST के समांतर आपको एक और समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी R से ST के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए रेखा हो गया RM, क्या हो गया भाई, RM। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे QRS पूछा भाई, एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब ST RM के समांतर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण भाई अंतः कोण बन रहा है, और अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ जब हम निकाल लेंगे फिर क्या समझेंगे, यहाँ का कोण जब PQ ST के समांतर है, ST RM के समांतर है, तो ये भी भाई इसी के समांतर होगा PQ के। तो जो यहाँ का कोण बनेगा और जो यहाँ के कोण बनेंगे वो बराबर होंगे आपस में, ठीक है। यानी ये 110 है तो इधर का भी 110 होगा, और जब ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा, और जब ये 50 है टोटल 110 हुए तो क्या मतलब ये 60 होगा भाई, निकल जाएगा आसानी से। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया है हमको, क्या दिया है, तो हमको दिया है कि PQ भाई समांतर है ST के, ठीक है, ये दे दिया है, और कोण PQR का मान दे दिया है 110 अंश, और क्या दे दिया है, तो कोण RST का मान दे दिया है 130 अंश, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, चूंकि ST किसके समांतर है, चूंकि लिखेंगे ST समांतर RM, ST समांतर RM, इसलिए देखिए जब ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ के कोण और यहाँ के कोण अंतः कोण बनेंगे। यानी कौन कौन से कोण, RST, कोण RST और अंतः कोणों का योग 180 होता है, प्लस इस वाले क्या नाम है, तो इस वाले का तो SRM, कोण SRM बराबर कितना होगा भाई 180, किस वजह से, तो अंतः कोण की वजह से, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 होता है। RST देखिए, RST ये कोण हमको दिया है 130, प्लस ये वाला हमको निकालना है कोण SRM बराबर हो गया 180, तो कोण SRM बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, प्लस के 130 इधर आया तो माइनस के 130, तो कोण SRM कितना हो जाएगा भाई 50 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 अंश। अब भाई यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका कितना हो गया 50 अंश, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ का कोण और पूरा यहाँ का कोण भाई क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। किस वजह से बराबर होगा, तो वो हमारा बराबर होगा एकांतर कोण की वजह से। लिखेंगे यहाँ
चूंकि कोण पी क्यू आर बराबर कोण, अब इस वाले पूरे कोण का क्या नाम होगा, तो क्यू आर और एम, यानी यहां से लेकर यहां तक वाले कोण का नाम होगा क्यू आर एम। क्यू आर एम बराबर कितने हो गए भाई, 110 अंश। ठीक है, किस वजह से, तो एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण। लेकिन यहां ध्यान से ये समझिए, हमने इस कोण को इसके बराबर तो कह दिया, लेकिन हमसे क्यू आर यस पूछा है, क्यू आर यस। जब ये इतना 50 है और टोटल भाई 110 है, यानी हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर हम क्यू आर एम में यानी बड़े वाले में ये इतना एस आर एम घटा दें तो क्यू आर एस निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए कोण क्यू आर एस हमको निकालना है, कोण क्यू आर एस बराबर, तो क्या करेंगे, ये पूरा बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला यानी कोण क्यू आर एम, इसमें से ये 50 वाला माइनस कर देंगे यानी एस आर एम, कोण एस आर एम को हमने घटा दिया तो कोण क्यू आर एस देखिए क्या आएगा, क्यू आर एम यानी बड़ा वाला यहाँ हमने लिखा हुआ है 110 है, एस आर एम ये वाला कितना है तो 50 है, तो कोण क्यू आर एस कितना हो जाएगा, तो 60 अंश हो जाएगा। यही हमको लाना था, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एकदम आसानी से हमने भाई इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, यहाँ हमने एक समांतर रेखा खींचा, क्योंकि संकेत में कहा है कि यष्टिक समांतर रेखा खींचिए। ये 130 है तो ये 50 होगा अंतः कोण की वजह से, ये 110 है तो ये पूरा 110 होगा एकांतर कोण की वजह से। जब ये 50 है तो इस वाले 110 में 50 घटाए तो ये 60 निकल के चला आया। ठीक है, चौथी सवाल देखते हैं। चौथे में कह रहा है आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी, कह रहा है ये जो ए बी है भाई सी डी के समांतर है, और कोण ए पी क्यू 50 अंश, कोण ए पी क्यू ये वाला 50 अंश हमको दिया है, और कोण पी आर डी ये वाला 127 अंश दिया है। तो हमसे एक्स और वाई का मान पूछा है। तो देखिए एक्स और वाई का मान भाई निकालना एकदम सिंपल है, समझिए कैसे। एक ही तो हमारा पहले से निकला हुआ है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। किस वजह से, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये पी क्यू आपकी तिर्यक रेखा हुई, और तिर्यक रेखा के विपरीत कोण यानी एकांतर कोण होते हैं। तो जितना 50 इस साइड का जितना कोण है उतना इस साइड का कोण होगा, यानी ये भी कितना होगा 50। तो x तो निकल गया, y कैसे निकलेगा ध्यान से समझिए। ये आपका 127 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण 180 होता है टोटल भाई, रैखिक युग्म के वजह से सीधी रेखा पर बना कोण। तो ये अगर 127 है तो ये कितना होगा भाई, 27 3 30 यानी ये 53 होगा। जब ये 53 ये 50 तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 में घटा देंगे तो y निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जो दिया है हमको लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख देंगे दिया है। देखिए हमको क्या क्या दिया है, तो हमको दिया है भाई कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, और क्या दे दिया है, कोण ए पी क्यू दे दिया है 50 अंश। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है कोण पी आर डी बराबर में 127 अंश। ठीक, इतना दे दिया है। पहले इसको हम लिख लेते हैं भाई। हम क्या लिखेंगे, पहले आप लिखिए कि ए बी जो है वो लिख देंगे ए बी भाई हमारा किसके समांतर है, लिख देंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी। ठीक, इसलिए जो हमारा ये कोण है ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के बराबर। ठीक है भाई, क्योंकि अंदर के कोण यही हैं, तो कोण पी क्यू आर। ठीक, ये दोनों बराबर हैं किस वजह से, एकांतर कोण की वजह से। तो यहाँ हमने लिख दिया एकांतर कोण। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भाई बराबर। ठीक, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 50, ये ए पी क्यू 50 है, अब बराबर में यहाँ हमने लिख दिया x, यानी x का मान कितना होगा, तो 50 होगा। पी क्यू आर यानी x का मान भाई कितना होए तो 50 होगा। ठीक है,
आगे हमको निकालना है y का लेकिन y का निकालने से पहले आपको ये वाला निकालना होगा। तो देखिए यहाँ का कोण जोड़ने पे 180 होगा, तो हम क्या लिखेंगे लिख देंगे हम भाई, चूंकि कोण इस वाले का नाम क्या है PRD, कोण PRD प्लस इस वाले का नाम क्या है PRQ है, कोण PRQ बराबर 180 होता है। किस वजह से? तो रैखिक युग्म की वजह से। तो यहाँ हमने लिख दिया रैखिक युग्म, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, PRD हमारा 127 है और PRQ हमको निकालना है, बराबर में 180 हो गया। तो कोण PRQ बराबर 180 अंश प्लस के 127 इधर आया तो माइनस का 127, तो कोण PRQ आपका हो गया 10 में 7 3 और 7 में 2 5 यानी 53 अंश। ये वाला आ गया हमारा कितना, 53 अंश, ठीक। 10 में 7 3 और 7 में 2 5। तो यहाँ वाला कोण 53 हो गया और यहाँ वाला जब 50 हो गया तो ये वाला कैसे निकलेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं भाई कि 180 होता है। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कौन कौन से कोण हैं, कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण R बराबर हो गया 180। P वाले कोण का नाम है भाई Y, अब प्लस Q कितना है 50 है, R कितना है तो 53 है और बराबर में हो गया 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर हमारा हो जाएगा 180 और 53 50 आपका 103 हो जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो y का जो मान निकल के आएगा वो क्या होगा, 10 में 3 7 और 7 में 0 7, यानी ये आ जाएगा हमारा 77 अंश। कितना आ जाएगा भाई, तो 77 अंश आ जाएगा। यही हमको निकालने कहा था, x का यहाँ हमने निकाल लिया 50, y का यहाँ हमने निकाल लिया 77, यही दोनों हमसे कहा था मान निकालने को, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। अब हम चलते हैं 5वीं में। 5वीं सवाल कह रहा है आखिरी 6.27 में यदि PQ और RS दो दर्पण है, कह रहा है ये जो PQ है ये जो RS है ये दो दर्पण है, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से टकराती है, कह रहा है एक आपतन किरण AB है जो दर्पण PQ से टकराती है और परावर्तित किरण पथ पर BC पर चलकर, और कह रहा है टकराने के बाद परावर्तित किरण BC पथ पर चलकर कहाँ टकराती है, फिर देखिए यहाँ से चलने के बाद डायरेक्ट आके RS से टकरा जाती है, दर्पण RS से टकराती है, फिर पुनः कह रहा है CD अनुदिश यानी फिर दोबारा उसी दिशा में चली जाती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि हमको ये सिद्ध करना है भाई कि ये जो AB है ये जो CD है ये इसको हमको समांतर दिखाना है। तो किसी चीज को अगर हमको समांतर दिखाना हो भाई तो उसमें क्या, अगर हम उसके एकांतर संगत या कोई भी कोण अगर हम बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है भाई बराबर, ये दोनों हैं समांतर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हमसे कहा है कि ये दोनों पहले से ही समांतर हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको जो दिया रहता है भाई उसको लिखा जाता है तो आप लोग लिख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसकी रचना करके इसको सॉल्व कर देंगे अगर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच देते हैं एक लंब, क्या खींच देंगे भाई, तो लंब खींच देंगे, मान लीजिए BM। फिर उसके बाद ये जहाँ से टकरा रही है एक यहाँ पर भी हम खींच देंगे लंब जिसका नाम हो गया CN। अब ध्यान से समझिए, हम जानते हैं भाई कि आपतन किरण और परावर्तन किरण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी यहाँ दो कोण बन रहे हैं तो इधर का कोण और इधर का कोण, इधर का कोण और इधर का कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको मान लेते हैं ये हमारा 1 है ये 2 है और ये हमारा 3 है और ये कोण 4 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए 1 2 3 और 4 ये हम जान गए भाई कि बराबर हैं। अब हम इसकी रचना क्या करेंगे,
हम रचना कर लेंगे, हम लिखेंगे भाई क्या कि BM जो है लंब वो किस पर है, PQ पर। हम लिख देंगे BM लंब किस पर है भाई, तो PQ पर है। ये BM हमारा किस पर लंब है, PQ पर। तथा ये जो CN है वो किस पर लंब है, तो RS पर। तो यहाँ लिख देंगे CN लंब RS। इतना हमने लिख दिया जो हमने रचना करा है। अब देखिए, अब कोण 1 और कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 है, किस वजह से भाई, तो ये नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको थोड़ा और कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ हम लिख देंगे परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, तो परावर्तन के नियम से, ठीक है। इसको हमने बराबर दिखाया। फिर ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कोण 3 बराबर में कोण 4, ये भी किस नियम से, तो परावर्तन के नियम से। ठीक, परावर्तन के नियम से। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इन दोनों को तो हमने बराबर दिखा दिया, लेकिन जब आप ध्यान देंगे यहाँ का कोण और भाई यहाँ का कोण, ये एकांतर कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब कोण 2 और कोण 3 भी बराबर होंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया कोण 2 बराबर कोण 3। ये कैसे भाई, तो ये एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये आपका पहला समीकरण बना, ये आपका दूसरा समीकरण बना, ये आपका तीसरा समीकरण बना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। हमने लिख दिया समीकरण 1, 2 व 3 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, कह रहा है भाई कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। और यहाँ कहा है कि कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कोण 3। और यहाँ ध्यान देंगे तो कह रहा है कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो यहाँ हमने लिख दिया कोण 4। अब ध्यान से समझिए भाई, कोण 1 और कोण 2 आपका बराबर है, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे जितना, और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर ये दोनों कोण क्या है भाई, आपस में बराबर है। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके है, कोण 3 प्लस कोण 4 के। तो जब ये कोण इसके बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण ए, इसका नाम क्या, देखिए ABC, कोण ABC बराबर किसके हो गया, इस वाले कोण के, यानी कोण BCD के। BCD के किस वजह से, तो भाई एकांतर कोण की वजह से। एकांतर कोण की वजह से हमने इनको बराबर दिखा दिया। अब हम आपको बताए थे कि अगर यहाँ का कोण हम बराबर दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि AB हमारा और CD क्या है, समांतर है। क्या है भाई, समांतर रेखा है। क्योंकि ABC और कोण BCD एकांतर कोण है, बराबर है, तो इसलिए हमारा जो AB है वो किसके समांतर होगा, तो CD के समांतर होगा। सिद्ध करना था तो हमने इसको कर लिया, ठीक है। हो गया हमारा अभ्यास समाप्त। कुछ नहीं करा हमने, इन दोनों कोण को भाई एक हमने क्या करा, एक रचना कर ली, एक लंब खींच लिया। लंब खींचे तो ये कोण बराबर होगा, विज्ञान के नियम से कि परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं, तो यही हमने लिखा कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। ये दोनों कोण एकांतर कोण की वजह से बराबर थे, तो यहाँ हमने लिखा और सॉल्व कर लिया। तो अभ्यास 6.2 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।